तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 19 जनवरी। आज है हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक डे का 5वां दिन। कल का दिन जो था वो था कैचअप डे और रिवीजन डे। तो कल मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। मैं कल के आपको टारगेट्स बता दूंगा, कल क्या क्या मैंने कवर किया। और आज के सबसे पहले अपने टारगेट्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज के क्या क्या टारगेट्स हैं। उनको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज के जो टारगेट्स हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्लियामेंट, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, देन कवर पार्लियामेंट्री कमेटीज। ये तीनों चैप्टर काफ़ी बड़े हैं, स्पेशली ये दो, तो इनको अपन कवर करेंगे होलिस्टिकली, कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं। कल का मैं आपको बताता हूँ, कल के मैंने टारगेट्स रखे थे कि जो PBQs बाकी थे उनको कवर करना, थोड़ा सा रिवाइज करना जो बाकी हमने प्रीवियस टॉपिक्स जो पढ़े थे, उसके बाद CSET, उसके बाद थोड़ा सा मैं सोचा था मंथली मैगजीन, लेकिन ये दोनों कवर नहीं हो पाए। कल PYQs में काफ़ी टाइम लग गया, उसके साथ ही रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये वाला डे हमारा अच्छा रहा। आज इनको कवर करते हैं जल्दी से। तो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPSC हो चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, पार्लियामेंट के चैप्टर से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनाने के लिए एग्जामिनर को काफ़ी इजी रहता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम, पार्लियामेंट जब भी आप कवर करें तो पार्लियामेंट के साथ में ही स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। तो पार्लियामेंट को जब भी पढ़ रहे हैं, इसको ख़त्म करने के तुरंत बाद स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर के पास पहुंच जाइए, उसको ख़त्म करिए। तो पार्लियामेंट के चैप्टर के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है कि किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 5th पार्ट में है, तो आर्टिकल 79 to 122। ये मोटा मोटा आर्टिकल याद रखिए कि 79 to 122, तो इसके 90 प्लस कर देंगे तो वो आर्टिकल्स कितने, 90 या 100 के आसपास, तो वो आर्टिकल्स हो जाएंगे अपने स्टेट वाले। तो आर्टिकल्स इसमें सबसे पहले आप थोड़ा आर्टिकल, जैसे लक्ष्मीकांत में क्या है कि एंड में दे रखे हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल के साथ में ये वाला टॉपिक आप उनको लिख लीजिए अपने साथ में। यानी कि जैसे चैप्टर जब पहला पेज है पार्लियामेंट वाला, उसमें ऐसे संसद का गठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसमें आर्टिकल 79 है, उसमें आप रख लीजिए। एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे यहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है, इसके मेंबर्स रिटायर होते हैं बट सदन हमेशा स्थायी रहे, हमेशा चालू रहता है, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस थी कि मेंबर्स को क्या जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ के वो वोटर होने चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर कहीं से भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे वो आपको पता होने चाहिए थे। एक लक्ष्मीकांत में क्या है, अमेरिका की जो सीनेट है उसके साथ जो कंपैरिजन दे रखा है ना, उसको आप अलग से नोट कर लेना, क्योंकि मेंस में काम आता है। कभी कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कंपैरिजन, जी मेंस का जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर अदर कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे जो कंपैरिजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक वहाँ पर टॉपिक है। तो ऐसे आपको छाँट के रख लेना, क्योंकि यहाँ पर अलग से नहीं दिए हुए हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें नोट कर लेनी है। एक आप ध्यान रखिएगा इलेक्शन प्रोसेस कैसे हैं। जैसे जो लोकसभा में इलेक्शन प्रोसेस है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और वहाँ पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला सिस्टम है। एक यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सीट्स का जो अलोकेशन है वो किस जनगणना के आधार पर यहाँ पर हो रहा है। एक तो होते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, एक होती हैं सीट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि सीट्स जो यहाँ पर स्टेबल किए हैं 2026 तक, वो 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। बट जो प्रादेशिक क्षेत्रों की जो डिलिमिटेशन होता है, जो उनका जो परिसीमन है, वो 2001 की जनगणना के आधार पर हो जाता है। 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, वो हमें याद होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, इससे UPSC सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक इन चैप्टर्स में आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तब ये चीज़ें चलेंगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू इट, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लेके आए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कैसे इलेक्शन होगा, सीट्स कितनी होंगी, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें RPA एक्ट में दे रखी हैं। और एक बात आपको ज़रूर से याद रखनी है कि लोकसभा की जो टेन्योर है लोकसभा का, वो इस टाइप का है कि फिक्स नहीं है। 5 ईयर्स तो है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया, प्रेसिडेंट इनके लिए रूल बनाएगा। जैसे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो प्रेसिडेंट बनाता है, वो पार्लियामेंट नहीं बनाती। पार्लियामेंट ने एम्पावर किया है किसको, प्रेसिडेंट को।
एलिजिबिलिटी के साथ साथ जो मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जरूर से याद रखनी है। यूपीएससी वहीं आपको फंसाएगा कि 10 शेड्यूल के अंडर कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं वो कौन सी हैं, साथ ही साथ आरपीए एक्ट कौन सी बताता है वो कौन कौन सी हैं। एक 10 शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा पार्टी है अलग हो सकती है, किसी दूसरे से जुड़ सकती है, कितने मेंबर्स होने, 2/3 होने चाहिए या 1/3 है, कितना है, और स्पीकर की क्या पावर है, वो सबको पता, वो आपको पता होना चाहिए। एक स्पीकर के बारे में याद रखिएगा, इसके आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, और स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर उसके अंदर जो कंपैरिजन है वो आपको पता होनी चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम राज्यसभा के लिए कि वहाँ पर भी जो सभापति चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है वो दोनों सबऑर्डिनेट नहीं है। और एक बात कि राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन है वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। और वो सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा कि जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है, वो पार्लियामेंट बनाती है, लॉ बनाती है, उसके लिए अमेंडमेंट करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होने वाली। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक इन चीज़ों को दे, इसलिए उन्होंने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को। स्पीकर की जो पावर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि सदन के भीतर भारत के संविधान और लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारणा का जो अंतिम जो व्याख्याकार है, सदन के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्याख्याकार है वो कौन है, स्पीकर, और बाहर सदन के बाहर जनरली कौन है व्याख्याकार, वो है सुप्रीम कोर्ट। ये मेजर जो डिफरेंसेस है वो आपको पता होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, जैसे स्पीकर का इलेक्शन है, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है, और जो वाइस चेयरमैन का इलेक्शन है, और एक जो पैनल बनता है वो पैनल कब काम करता है, पोस्ट वीकेंड होने पर क्या होता है, या फिर अगर स्पीकर नहीं है यानी कि कहीं छुट्टी पे है या फिर कैसे, तब कौन काम करता है, वेकेंट होने पर कौन काम करता है, ये डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। संसद की कार्रवाई के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आवर है वो क्या है, यानी कि 0 आवर है वो क्या है, प्रस्ताव कैसे आते हैं, कटौती प्रस्ताव क्या है, कट मोशन क्या होते हैं, इनके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, मेजर कौन कौन से कट मोशन है वो आपको पता होना चाहिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन से लोकसभा के नियमों में मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे कौन से मोशन है जहाँ पर सरकार गिर सकती है, ऐसे कौन से मोशन है यहाँ पर सरकार नहीं गिरती है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कब काम करती है, और बिल को पास होने का जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा कि कब कमेटीज़ के पास जाता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, गजट में कब प्रकाशित होता है, और थर्ड टाइम में क्या होता है, वोटिंग कब होती है, कब बहस नहीं होती है और बहस पूरी कब होती है, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वो है मनी बिल। मनी बिल के बारे में ज़रूर याद हो कि मनी बिल की प्रोसेस क्या है, मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है, क्या एवरी फाइनेंस बिल मनी बिल है, नहीं, क्या एवरी मनी बिल फाइनेंस बिल है, यस। ये डिफरेंसेस बेसिक पता होने चाहिए कि कब इसके मनी बिल जब जाता है तो लोकसभा की क्या पावर है, राज्यसभा की क्या पावर्स हैं, स्पीकर की क्या पावर है, फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है उसके ऊपर, क्या राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इनको एक्टिव रिकॉल कर पाएँ, इस तरीके से याद करनी है। जॉइंट सिटिंग कब काम आती है, जॉइंट सिटिंग कब होती है, जॉइंट सिटिंग हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से। जॉइंट सिटिंग किस मामले में नहीं होती है वो हमको याद होनी चाहिए। एक लास्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, थोड़ा सा ही मेंशन है। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं, तो ये आपको पूरे याद होने चाहिए। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है या नहीं बनाया है, कलेक्टिव प्रिविलेजेस कौन से हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेज कौन से हैं, वो डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, तथा वर्ड बाई वर्ड आपको याद होना चाहिए। जब मेंस में क्वेश्चन आए तो आपको सारे ऐसे फ्लो में निकलना चाहिए, फ्लो में मज़ा आ जाए। एक आप लक्ष्मीकांत की जब भी चैप्टर पढ़ते तो एंड में जो नोटिंग दी होती है ना, यानी कि 11 नंबर 1 नंबर, वो नोटिंग जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेन जो टॉपिक उसके अंदर नहीं, बट नोटिंग के अंदर दी हुई है तो यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन बना लेता है। तो कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो हमारा आज का पहला टारगेट जो था पार्लियामेंट को कंप्लीट करना, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हैं मुझे इसको कवर करने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आखिरकार इसको कंप्लीट हो गया है। इससे मिलता जुलता चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर। अब इस पर आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, देन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधान परिषद वगैरह ऐसे चैप्टर्स हैं इसके अंदर जो हम जनरली हमें याद नहीं होते हैं,
या फिर विधान परिषद वाली जो चैप्टर्स हैं उनमें हम थोड़ा सा फंस जाते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 169 है, पार्ट कौन सा है जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट 6 है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 टू 212 है। एक याद रखिएगा, आर्टिकल 123 और 213 जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, इनमें थोड़ा सा अंतर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इनके अंदर आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि जैसे इलेक्शंस कैसे होता है, इलेक्शन के अंदर जो क्राइटेरिया दे रखा है ना वो हमको याद होना चाहिए कि 1/3 स्थानीय जो निकाय है वहाँ से, 1/3 विधानसभा से, 1/12 शिक्षकों के द्वारा, 1/12 आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा, एक हमको पता होना चाहिए कि 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा। ये आपको चीज़ें बड़ी बाई बड़ी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें अगर क्वेश्चन आता है ना आपको बिल्कुल फंसना नहीं है, आपको सीधे निकलते जाना है। यूपीएससी कुछ भी कर ले, इनमें फंसना नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि विधान परिषद भी हर स्टेट में नहीं है, विधान परिषद जो है वो हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं वहाँ जहाँ है। एक ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या प्रोसेस है, विधान परिषद गठन करने की क्या प्रोसेस है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में विधानसभा है, विधानसभा के पास जो पावर है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर पावर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर संसद जो है वो लॉ बना सकती है, जैसे आर्टिकल 249 है, राज्यसभा स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। अपना जो नेशनल इमरजेंसी है वहाँ पर, या अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो राज्य हैं वो मिलकर रिक्वेस्ट करें संसद से तो वहाँ पर लॉ बना सकते हैं। एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में लॉ बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है राष्ट्रपति अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ आर्टिकल 356 लगा तो वहाँ पर स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है कौन, पार्लियामेंट। ये चीज़ें याद रखिएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब राज्यपाल है, राज्यपाल के पास जब कोई बिल आता है साइन होने के लिए तो उसके पास वीटो तो होती है, एक 4th जो ऑप्शन होता है वो होता है कि राष्ट्रपति को उसको रिजर्व कर दे उसके रिव्यू के लिए। तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि प्रेसिडेंट के पास जब प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए भेजेगा राज्य विधानसभा को, और दोबारा अगर राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को भेजेगी तो उस बीच पहली चीज़ राज्यपाल का कोई रोल नहीं रहता है। दूसरी चीज़ प्रेसिडेंट उसको दोबारा पास करने के लिए अब बाध्य नहीं है, वो दोबारा उसको भेज सकता है। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, जो डिफरेंसेस है ना वो मेनली आपको याद रखने हैं, जो कॉमन थिंग है वो आप याद कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विधान परिषद और जो राज्यसभा के अंदर जो कंपैरिजन वाली जो टेबल है ना वो आपको याद होनी चाहिए पूरी, कि विधान परिषद जो है वो केवल मैक्स टू मैक्स 4 महीने तक किसी बिल को रोक सकती है, और राज्यसभा है वो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक, 6 मंथ के बाद जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ सकती है। लेकिन जॉइंट सिटिंग के जो प्रोविज़न है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए नहीं है। विधान मंडल यानी कि विधानसभा राज्यों में अधिक पावरफुल है, विधान परिषद उतनी पावरफुल नहीं है। और इस चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं अपने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। जब भी हमें इन दोनों चैप्टर्स को मिला के पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा और मोटिवेशन रखिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखिए, डरिए मत। तो हमारा दूसरा टास्क जो था स्टेट लेजिस्लेचर वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 से 1.5 घंटा लगा केवल। वो कंप्लीट करने के बाद अब मैं पढ़ता हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्पेशली इसके अंदर सारी कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली पब्लिक अकाउंट कमेटी, PSUs कमेटी और एस्टीमेट कमेटी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी कोई तोप नहीं है, हम निकालेंगे ज़रूर से। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ वाला जो चैप्टर है ना, फैक्ट वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है कि कमेटीज़ कौन कौन सी होती हैं। जो परमानेंट कमेटीज़ हैं उनमें 3 कमेटीज़, या 3 भी नहीं, अब तो जो 4 या 5 कमेटीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ होती हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले होती हैं फाइनेंस कमेटीज़ होती हैं, फिर विभागीय समिति होती हैं, फिर जांच के लिए समितियाँ होती हैं, परीक्षण के लिए, नियंत्रण के लिए समितियाँ होती हैं, दैनंदिन कार्यों के लिए समितियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट है फाइनेंस वाली, इनसे क्वेश्चन आए थे काफ़ी। एक तो पब्लिक अकाउंट है, एक एस्टीमेट कमेटी है, PSUs कमेटी है, एक वित्त समितियाँ हों जो फाइनेंस वाली जो कमेटीज़ हैं ये तीनों, विभागीय समितियाँ हों वो तीनों, और जो परीक्षण नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ हैं, सदन के लिए दैनंदिन कार्यों से संबंधित जो समितियाँ हैं, जांच के लिए जो गठित समितियाँ हैं, उनमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कीजिएगा, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। मंत्री सदस्य होते हैं कैबिनेट कमेटीज़ में। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में कोई भी मंत्री उनका ना ही मेंबर होगा ना ही अध्यक्ष होगा। एक आप लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसकी जो सबसे पहले जो इसके
हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि उसको सबसे पहले कब फॉर्म किया गया था। जैसे 1919 वाला जो एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में इसको गठित किया गया था। फिर एस्टीमेट कमेटी का ध्यान रखिएगा कब गठित हुई है। उसके बाद PICUs कमेटी का, इनकी थोड़ी सी आप डेट वगैरह याद रखिएगा कब इनको गठित किया गया है। इनके वर्क याद रखिए और इनके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है वो प्रोसेस याद रखिए। इनका टेन्योर याद रखिए और PYQs को सॉल्व करिए। इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक मेंबर्स को याद रखिएगा कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। टोटल मेंबर्स हैं लोक लेखक समिति में 22 मेंबर हैं टोटल, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी में टोटल 30 हैं और सारे के सारे कहाँ से हैं? सारे के सारे हैं लोकसभा से। PICUs वाले में भी 22 हैं, 15 और 7 का। ये डिफरेंसेस याद रखिएगा भाई। पॉलिटी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। पॉलिटी को ऐसे मजे से पढ़िएगा। इसमें आपको लग रहा है कि फैक्ट याद करने पड़े तो आपको फैक्ट लवर बनना है ना कि फैक्ट हेटर। ये जो तीनों कमेटी है ना, उनके जो कंपैरिजन को याद रखिएगा कि PICUs वाली कमेटी, लोक लेखा वाली जो कमेटी है, उनके जो वर्क है उनमें ओवरलैप नहीं करते हैं। तो जो पब्लिक अकाउंट है और जो एस्टीमेट कमेटी है, वो जहाँ PICUs की बात आती है तो वो उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं, और क्योंकि वो ज्यूरिडिक्शन है किसकी? PICU कमेटी की। डिफरेंसेस को थोड़ा सा याद करना। एक जो विभागीय स्थायी समिति है उनके थोड़ा सा नाम याद रखने की कोशिश करिएगा। एक ध्यान रखिएगा, ये जो कमेटी है सारी की सारी पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी है। इनका क्रिटिसिज्म भी याद रखिएगा। एक जो कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनमें ध्यान रखिएगा किन किन कमेटियों में जो लोकसभा अध्यक्ष है वही उनके चेयरमैन है। ऐसी कमेटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कमेटी है ये से जो नियम वाली कमेटीज़ हैं, जैसे कुछ जनरल बिजनेस वाली कमेटी हैं, कार्य सलाहकार समितियां हैं, निजी सदस्यों के विधिक संकल्पों के लिए समितियां हैं, नियम समिति है, ये सामान्य प्रयोजन के लिए समिति है, आवास समिति है। एक समिति काफ़ी चर्चा में रही थी अभी, एथिक्स कमेटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। उसका चेयरमैन कौन होता है? वो स्पीकर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो सलाहकार समितियाँ होती है ना, उनको संसदीय कार्य मंत्रालय संचालित करता है, और सलाहकार जितनी समितियाँ उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो मंत्री होते हैं। सलाहकार समितियाँ होती हैं क्योंकि ये सलाह देती है मंत्रियों को, तो इसमें ऑलरेडी मंत्री और जो नॉर्मली जो सदस्य होते हैं वो कैबिनेट या फिर मंत्रिपरिषद से होते हैं, क्योंकि उनको सलाह देने वाली जो काम करते हैं वो। तो हमारा आज का तीसरा टारगेट जो था पार्लियामेंट्री कमेटीज़, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़े से PYQs हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और नाइट शिफ्ट में अपना हम कवर करेंगे CSAT को। तो ऐसे आप लोग भी अपने टारगेट्स बनाइए और उनको पूरा करने का, अचीव करने का ट्राई करिए। 80% 90% जितना कर सके उतना करिए, लेकिन ज़रूर से अपने पढ़ाई को एक प्लान में, एक स्ट्रेटजी में चेंज कीजिए, जिससे आप टाइमली सब कुछ कवर कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको ख़त्म करने के बाद मैंने PYQs में इंपॉर्टेंट ध्यान दिया। PYQs से पता चलता है आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रह रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो PYQs आप एक फाइल है फोरम आईएस की, एक PYQs के नाम से वर्कशीट आती है, वो आपको सॉल्व करनी है। उसके अंदर CDS, CAPF, UPSC, UPPCS, RAS सबके क्वेश्चंस एक साथ मर्ज कर दिए हैं। टॉपिक वाइज है तो काफ़ी अच्छी है। टेलीग्राम पर सर्च करना आप लोगों को मिल जाएगी। तो PYQs को नहीं भूलना है। PYQs एटीट्यूड आपको बनाना है PYQs के थ्रू। टेस्ट सीरीज जरूर से करिए, बट PYQs को इग्नोर मत करिए। CSAT को मैंने उठाया, तो मैं CSAT में अभी कर रहा हूँ क्वांट में मैंने फिनिश कर दिया है रेशो वाला चैप्टर, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। क्वांट के ये जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक CSAT के अंदर जो आपको हर एग्ज़ाम में वर्क करेंगे, चाहे आप कैट का एग्ज़ाम दें, चाहे RAS का दें, चाहे किसी स्टेट PCS का दें। मैथ्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको बिल्कुल से आने चाहिए। वो CSAT को इग्नोर नहीं करना है। मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में बता रहा हूँ जब से मैंने ये सीरीज चलाई है अपनी। तो CSAT को इग्नोर नहीं करना है और पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है और कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखना है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।